हिमाचल के दो भाइयों ने की एक ही महिला से शादी। प्राचीन परंपरा पॉलीएंड्री को अपनाया। पॉलीएंड्री का मतलब होता है हमें गर्व है। यह खबर शिल्लाई गांव सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश की है, जहां पर 12 जुलाई 2025 को एक शादी हुई और 3 दिनों तक चली। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी जनजाति के दो भाइयों प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने एक ही महिला सुनीता चौहान से पारंपरिक तरीके से शादी की। यह शादी पॉलीएंड्री यानी एक महिला की 2 या अधिक पुरुषों से शादी परंपरा के अंतर्गत हुई, जिसे स्थानीय भाषा में जोड़ीदारा या जजदा कहा जाता है। दुल्हन सुनीता चौहान ने कहा कि मैं इस परंपरा से परिचित थी और बिना किसी दबाव में यह निर्णय लिया। हमें आपसी बंधन पर गर्व है। सरकारी कर्मचारी प्रदीप नेगी ने कहा, यह हमारा पारंपरिक फैसला था और हम इसे सार्वजनिक रूप से मनाकर गर्व महसूस करते हैं। विदेश में कार्यरत कपिल नेगी ने कहा, मैं भले ही विदेश में रहूं, लेकिन हम एकजुट परिवार बनकर अपनी पत्नी को प्यार, समर्थन और स्थिरता देंगे। शादी में लोकगीतों और नृत्यों की धूम रही। सिंह नामक रस्म के तहत दुल्हन को वर के घर लाया गया। लोक भाषा में मंत्रोच्चारण हुआ और अंत में गुड़ का प्रसाद देकर कुल देवता का आशीर्वाद लिया गया। हट्टी समुदाय की परंपरा में यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि पारिवारिक कृषि भूमि का बंटवारा न हो। इससे संयुक्त परिवार में भाईचारे और जिम्मेदारी का भाव बना रहता है। यह प्रणाली दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की देखभाल में सहायक मानी जाती थी। पॉलीएंड्री प्रथा पहले जौनसार बाबर, जो कि उत्तराखंड में है, किन्नौर हिमाचल और ट्रांसगिरी क्षेत्रों में प्रचलित थी। पिछले 6 वर्षों में सिरमौर के बधाना गांव में 5 ऐसे विवाह हो चुके हैं। आज भले ही यह परंपरा कम हो गई हो, लेकिन कुछ गांवों में अभी भी सामाजिक स्वीकृति है। हट्टी समुदाय को 3 वर्ष पहले अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला। यह समुदाय अब भी करीब 3 लाख लोगों में फैला है, जो 450 गाँवों में रहते हैं। इस शादी ने न सिर्फ एक अनोखी परंपरा को जीवित रखा, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन संभव है। दंपति का यह कदम सामाजिक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी ऑनलाइन काफी सराहना भी हो रही है। बोनालू तेलंगाना राज्य का एक पारंपरिक और भव्य हिंदू लोक त्योहार है, जो विशेष रूप से हैदराबाद, सिकंदराबाद और इसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार महाकाली माता को समर्पित होता है और भक्तगण माता को धन्यवाद देने तथा सुरक्षा की प्रार्थना करने के लिए यह पर्व मनाते हैं। बोनालू आमतौर पर आषाढ़ मास यानी जुलाई से अगस्त में रविवार को मनाया जाता है। इसकी मुख्य तिथियां 2025 में इस प्रकार हैं। यह गोलकोंडा किला बोनालू में 6 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। उज्जैन महाकाली बोनालू, जो कि हैदराबाद में है, लाल दरवाजा चार मीनार पर 13 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। सिकंदराबाद महाकाली मंदिर बोनालू, श्री महाकाली देवी मंदिर सिकंदराबाद, तारीख 20 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। बोनालू शब्द की उत्पत्ति बोनम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है भोजन का उपहार या भोग। भक्त अपने घरों में पका हुआ विशेष खाना जैसे चावल, गुड़, दूध और जड़ी बूटियों को पीतल या मिट्टी के बर्तन में रखकर देवी को अर्पित करते हैं। कैसे मनाया जाता है बोनालू? महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनकर अपने सिर पर रंग बिरंगे भोग पात्र बोनम लेकर देवी के मंदिर जाती हैं। इन पात्रों में चावल, गुड़, दही, करी पत्ते आदि होते हैं, जो महाकाली माता को अर्पित किए जाते हैं। पोताराजू महाकाली का भाई माना जाता है, जो नृत्य करते हुए जुलूस में आगे चलता है। वह कमर पर चाबुक मारकर, शरीर पर नीम की पत्तियां पहनकर लोगों की रक्षा करता है। ड्रम, ढोल और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर लोग देवी की स्तुति में नाचते गाते हैं। महाकाली माता की मूर्ति या प्रतीक स्वरूप घटम को जुलूस में ले जाया जाता है, जिसे पुजारी सिर पर रख कर चलते हैं। आइए जानते हैं इसके इतिहास और महत्व के बारे में। बोनालू की शुरुआत 19वीं शताब्दी में मानी जाती है, जब 1831 में हैदराबाद में प्लेग फैल गया था। तब लोगों ने महाकाली माता से प्रार्थना की और कहा कि अगर महामारी से रक्षा हुई तो वे माता को भोजन चढ़ाएंगे। जब बीमारी कम हुई तो उन्होंने यह व्रत और उत्सव मनाना शुरू किया। तेलंगाना सरकार और स्थानीय चैनल्स इस त्योहार का सीधा प्रसारण करते हैं। यूट्यूब, टीसैट और तेलंगाना टूरिज्म वेबसाइट पर भी बोनालू से जुड़े वीडियो और कवरेज उपलब्ध होते हैं। 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद बोनालू को आधिकारिक राज्य त्योहार घोषित किया गया। यह राज्य की संस्कृति, महिला शक्ति और लोक परंपरा को प्रतिबिंबित करता है। बोनालू 2025 सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि लोक आस्था, परंपरा और शक्ति का पर्व है। यह मां महाकाली के प्रति समर्पण, आभार और रक्षा की भावना को प्रकट करता है। तेलंगाना के हर कोने में यह पर्व जन जन की भागीदारी से उत्सव का रूप ले लेता है। फिल्म डॉन के निर्देशक चंद्रा बारोट का निधन हो गया है। उन्होंने 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। उनकी पत्नी दीपा बारोट ने पुष्टि की कि उन्हें पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी फेफड़ों की गंभीर बीमारी थी, जिससे वह लगभग 7 वर्षों से पीड़ित थे।
डॉक्टर मनीष शेट्टी की देखरेख में उन्हें बांद्रा, मुंबई के गुरु नानक अस्पताल में इलाज मिल रहा था। इससे पहले उन्हें जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महाकाव्य डॉन 1978 में ये मूवी रिलीज हुई थी। उसके निर्देशक के रूप में उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक जबरदस्त मुकाम हासिल किया। अमिताभ बच्चन की प्रतिष्ठित भूमिका वाली यह फिल्म क्राइम थ्रिलर शैली को स्थापित करने में अहम रही और सकारात्मक गूंज के साथ डॉन फ्रेंचाइजी का रास्ता खोला। उन्होंने मनोज कुमार के सहायक निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की थी, विशेषकर पूरब और पश्चिम और शोर जैसी फिल्मों में योगदान देकर। चीन ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर 167.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बांध का निर्माण औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने निंगची शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से, जिसे स्थानीय रूप से यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, में आयोजित भूमि पूजन समारोह में बांध के निर्माण की शुरुआत का ऐलान किया। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि भूमि पूजन समारोह तिब्बत क्षेत्र में निंगची के मेनलिंग हाइड्रो पावर स्टेशन की डैम साइट पर हुआ। विश्व के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माने जा रहे इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने निचले तटवर्ती देशों भारत और बांग्लादेश के लिए चिंता पैदा कर दी है। साल 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हाइड्रो पावर स्टेशन से हर साल 300 बिलियन किलोवाट घंटे से ज़्यादा बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जो 300 मिलियन से ज़्यादा लोगों की सालाना ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। यह मुख्य रूप से बाहरी खपत के लिए बिजली मुहैया कराएगा, साथ ही तिब्बत में स्थानीय मांग को भी पूरा करेगा, जिसे चीन आधिकारिक तौर पर शिजांग के नाम से कहता है। यह बांध हिमालय पर्वतमाला में एक विशाल घाटी पर बनाया जाएगा, जहां ब्रह्मपुत्र नदी एक विशाल यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश में दाखिल होती है। पहले की रिपोर्टों के अनुसार इस प्रोजेक्ट का साइज दुनिया के किसी भी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, जिसमें चीन का अपना थ्री गॉर्जेस बांध भी शामिल है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। भारत में इस बात को लेकर चिंता है कि बांध के साइज और स्केल की वजह से चीन को जल प्रवाह को नियंत्रित करने का अधिकार मिलने के अलावा इससे बीजिंग को भारी मात्रा में पानी छोड़ने में भी मदद मिलेगी, जिससे युद्ध के समय सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर एक बांध बना रहा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनवीडिया कैसे दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप निर्माता कंपनी बन गई और इसकी सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या है। जुलाई 2025 में एनवीडिया इतिहास में पहली ऐसी सार्वजनिक कंपनी बनी जिसका बाजार मूल्य $4 ट्रिलियन पार कर गया, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का बाजार मूल्य भी पीछे छोड़ते हुए। यह एआई बूम की सबसे बड़ी सफलता का प्रतीक है। जीपीयू एक्सेलेरेटर में 90% से तेज मार्केट डोमिनेंस। डेटा सेंटर जीपीयू के क्षेत्र में एनवीडिया का वर्चस्व लगभग 92% है, जबकि संपूर्ण एआई एक्सेलरेटर बाजार में भी उसकी जीत लगभग 80 से 97% तक पहुंच चुकी है। इसका कारण है उसका विशाल CUDA सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, जो डेवलपर्स को जीपीयू पर एआई मॉडल ट्रेन करने में सहूलियत देता है। राष्ट्रपति ट्रंप और CEO जेनसेन ह्युआंग की बातचीत के बाद एनवीडिया को चीन को H20 AI GPU एक्सपोर्ट की इजाजत मिल गई। इसमें चीन में $17 बिलियन कारोबार का रास्ता खुला और स्टॉक में 5% की तेजी आई। चीन में प्रतिस्पर्धा तेज थी, लेकिन एनवीडिया ने बाजार में पकड़ बनाई रखी। एनवीडिया ने 2026 में रूबिन माइक्रो आर्किटेक्चर, 3nm व तकनीकी उत्कृष्टता और ब्लैकवेल जैसे अगली पीढ़ी के एआई चिप्स लॉन्च करने की योजना बनाई है। कंपनी ने डेटा सेंटर की शक्ति को बढ़ाने के लिए निरंतर निवेश किया है। व्यापारी उपयोगिता, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अनुकूलता और मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन रणनीतियों से एनवीडिया को गहरी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली है। एनवीडिया ने तकनीकी नवाचार, मजबूत सॉफ्टवेयर सपोर्ट और ग्लोबल मार्केट विस्तार की रणनीतियों के जरिए एआई चिप बाजार में अपना दबदबा बना रखा है। चीन में H20 चिप्स की मंजूरी और $4 ट्रिलियन बाजार मूल्य ने इसे पहले स्थान पर ला खड़ा किया है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को अपनी आने वाली फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान मांसपेशियों में चोट लग गई। मुंबई के गोल्डन टोबैको स्टूडियो में एक एक्शन सीन के दौरान यह हादसा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें फौरन अमेरिका इलाज के लिए ले जाया गया है। डॉक्टर्स ने उन्हें 1 महीने के आराम की सलाह दी है। चोट गंभीर नहीं है, लेकिन मांसपेशियों में उनके खिंचाव आया है। शाहरुख पहले भी स्टंट्स करते समय कई बार चोटिल हो चुके हैं। वह अब सितंबर या अक्टूबर से दोबारा शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म किंग, जिसकी वो शूटिंग कर रहे थे, उसके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं। स्टार कास्ट शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर,
और भी कुछ कलाकार हैं। खास बात यह है कि पहली बार शाहरुख और उनकी बेटी सुहाना खान एक साथ स्क्रीन पर दिखेंगे। सुहाना इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। कहानी में शाहरुख एक पावरफुल डॉन का रोल निभा रहे हैं और सुहाना उनकी शिष्या बनी हैं। फिल्म 2026 के अंत में रिलीज होने की उम्मीद है। IMDb पर फिल्म का विवरण कुछ इस प्रकार है। एक मेंटर और शिष्या खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं, जहां उन्हें जीवन के लिए कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। फिलहाल शाहरुख के फैन को उनके स्वस्थ होने की कामना है और किंग का इंतजार और भी दिलचस्प हो गया है। यॉर्कशायर के हेड कोच एंथनी मैकग्राथ ने पुष्टि करते हुए कहा, दुर्भाग्य से ऋतुराज अब नहीं आ रहे हैं। भारतीय बल्लेबाज और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने व्यक्तिगत कारणों के चलते यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ अपना अनुबंध रद्द कर दिया है। उनका डेब्यू मंगलवार को स्कारबरो में होना था, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने हटने का फैसला लिया। हम उन्हें स्कारबरो या बाकी सीजन के लिए नहीं पाएंगे, ये निराशाजनक है। कोच ने यह भी कहा, गायकवाड़ के हटने की ठोस वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन वे उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो। गायकवाड़ ने जून में इस करार को लेकर उत्साह दिखाया था और कहा था कि इंग्लैंड में क्रिकेट खेलना मेरा सपना रहा है और यॉर्कशायर जैसा बड़ा क्लब इसके लिए सबसे बेहतर मंच है। खबरों के अनुसार वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स 2 इसकी सफलता की कहानियां, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं और समालोचनात्मक समीक्षा हिंदी में विस्तार से देने जा रहा हूं। सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं। इसी कहानी में सीजन की शुरुआत होती है भारत के एक शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर पीयूष भार्गव का अपहरण और एक खुफिया अधिकारी की हत्या से। सुधीर अवस्थी भारतीय UPI सिस्टम को हैक कर देश को आर्थिक रूप से तहस नहस करना चाहता है। रॉ ऑफिसर हिम्मत सिंह के मेनन अपनी टीम के साथ मिलकर साइबर खतरे को बेनकाब करने और डॉक्टर भार्गव को बचाने की योजना बनाता है। मिशन के दौरान हिम्मत को अपनी ही टीम के एक सदस्य द्वारा धोखा मिलता है, लेकिन अभय सर्वर रूम में धमाका कर अवस्थी की योजनाओं को विफल कर देता है और टीम मिशन में सफल होती है। डॉक्टर भार्गव को भी बचा लिया जाता है। के मेनन के अभिनय को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। उनकी शांति भरी गंभीरता ने सबका दिल जीत लिया है। दर्शक सोशल मीडिया पर लिखते हैं, पहले ही एपिसोड में रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कि मैं किसी दुनिया में ही हूँ। स्पेशल ऑप्स सीजन 2 माइंड ब्लोइंग था, हर पल दिलचस्प था। कई समीक्षाओं ने इसे जीनर डिफाइनिंग टेक्नो थ्रिलर करार दिया है, खासकर इसमें AI को खतरनाक रूप से प्रस्तुत करने की वजह से। जबकि मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की तारीफ हुई, कुछ समीक्षकों ने राइटिंग, डायरेक्शन और कुछ सपोर्टिंग किरदारों की स्क्रिप्ट में कमी की आलोचना की। विशेष रूप से फर्स्ट सीजन से तुलना करते हुए कुछ दर्शकों ने लिखा कि सीक्वल उतना सस्पेंसफुल नहीं था। ABP लाइव ने इसे 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी और इसे एफिशिएंट फास्ट पेस्ड थ्रिलर कहा, जहां रोमांच, कंटेंट और तकनीकी साजिश का सही मिश्रण था। इंडिया टुडे के मत में एम्बिशियस लेकिन थोड़ा अनइवन स्पाई ड्रामा, जहां AI और पारिवारिक ड्रामा के बीच संतुलन बेहतर हो सकता था। मातृभूमि ने भी इसे 3 स्टार आउट ऑफ 5 दिए हैं, जहां प्रदर्शन की तारीफ की गई, लेकिन पेसिंग और कुछ सबप्लॉट्स को ठीक नहीं माना गया। प्लॉट विश्वव्यापी है और कहानी अलग अलग देशों और समय पर टिकी हुई है, जिससे थ्रिल में वृद्धि होती है। ये AI आधारित साइबर हमला एक नया दृष्टिकोण है, जो कि पारंपरिक आतंकवाद कथा से हटकर है। निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर ने कहानी को जीवंत और यथार्थपूर्ण बनाया है। एक रेड IT यूजर लिखता है, माय फेवरेट इंडियन सीरीज बाय फार, के मेनन इज अ लीजेंड। यह दिखाता है कि सीरीज ने इंडियन OTT थ्रिलर में एक नया मापदंड स्थापित किया है। विशेष रूप से सीजन 1 और 1.5 के प्रशंसक दूसरे सीजन के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और अब यह उन्हें निराश नहीं करता दिखता है। के मेनन का जोरदार प्रदर्शन, एक दिलचस्प और नए साइबर खतरे से जुड़ी कहानी, उच्च निर्माण स्तर और पीढ़ियों की प्रतीक्षा के बाद रिलीज ने इसे एक सफल सीजन बनाया है। हालांकि आलोचना में पेसिंग, कुछ पारिवारिक सबप्लॉट और डायरेक्शन को कमजोर बताया गया है, फिर भी ओवरऑल इसे OTT इतिहास की एक प्रभावशाली थ्रिलर में शामिल किया जा सकता है। दर्शक अब पहले से ही सीजन 3 की मांग कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज 2012 से 2013 के बाद से बंद है। राजनीतिक कारणों और राजनयिक तनाव के चलते दोनों देशों के बीच सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स जैसे वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी में ही मैच होते हैं, या फिर एशिया कप 2025 अगर ये आयोजित होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच क्यों नहीं होता? पहला कारण, राजनीतिक कारण। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के चलते BCCI और PCB द्विपक्षीय सीरीज पर सहमत नहीं होते। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सुरक्षा कारण। भारत की टीम पाकिस्तान में खेलने को लेकर आशंकित रहती है और सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। फिलहाल कोई भी मैच शेड्यूल नहीं है। अगर हम 20 जुलाई 2025 की बात करें तो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कोई आधिकारिक क्रिकेट मैच शेड्यूल नहीं है।
अगर कोई मैच होता है तो वो शायद भविष्य के किसी आईसीसी टूर्नामेंट में होगा, जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अगर पाकिस्तान मेजबान रहता है तो भारत के खेलने पर संशय बना हुआ है। क्या भविष्य में मैच हो सकते हैं? बिल्कुल संभव है कि भविष्य में मैच हो सकते हैं, बट ये टूर्नामेंट आईसीसी टूर्नामेंट में मुकाबला होगा, या फिर संबंध बेहतर होते हैं तो द्विपक्षीय सीरीज की संभावना भी बन सकती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 के तहत भारत चैंपियंस बनाम पाकिस्तान चैंपियंस का मैराथन मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में होना था, लेकिन शिखर धवन, इरफान पठान, यूसुफ पठान जैसे प्रमुख भारतीय लीजेंड्स ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इस मैच में खेलने से इनकार कर दिया। आयोजकों ने भारतीय खिलाड़ियों और प्रायोजकों के विरोध को देखते हुए फैंस की भावनाओं को ठेस पहुंचने का खतरा बताया और यह मैच रद्द करने का निर्णय लिया। WCL ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच रद्द कर दिया है। हम भारतीय खिलाड़ियों की भावनात्मक प्रतिक्रिया को समझते हैं और इससे किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचे तो हमें खेद है। फिलहाल इस मैच को स्थगित किया गया है, लेकिन कोई नई तारीख की घोषणा नहीं हुई है। बाकी WCL टूर्नामेंट जैसे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड में शेष खेला जाएगा। HBO ने आधिकारिक तौर पर अपनी बहुप्रतीक्षित हैरी पॉटर टीवी सीरीज की घोषणा कर दी है, जिसे JK रॉलिंग की मूल किताबों पर दोबारा आधारित किया गया है। यह नई सीरीज 2027 में लॉन्च होगी और इसका प्रसारण अगले 10 वर्षों यानी 2037 तक चलेगा। यह प्लेटफॉर्म HBO Max पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा। इसकी शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। इसके लोकेशंस जो है वार्नर्स ब्रोस स्टूडियोज, लीव्सडेन, यूनाइटेड किंगडम, जहां 2023 की बार्बी, वोंका और नई सुपरमैन फिल्में भी शूट हुई थी। अब ये जो नई सीरीज है इसमें क्या है? यह सीरीज एक बार फिर JK रॉलिंग की किताबों का रूपांतरण है, लेकिन इस बार टीवी फॉर्मेट में। पहले इसे 2001 से 2011 तक की 8 फिल्मों के रूप में दिखाया गया था, जिसमें डैनियल रैडक्लिफ, एमा वॉटसन और रूपर्ट ग्रिंट मुख्य भूमिकाओं में थे। HBO का कहना है कि टीवी फॉर्मेट से उन्हें हर किताब को गहराई से एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, जो फिल्मों में संभव नहीं था। अब सारे किरदार हैरी पॉटर, हरमियोन ग्रैंडर, रॉन वीजली, एल्बस डम्बलडोर, प्रोफेसर डम्बलडोर, सीवियस स्नेप, हैग्रिड, मैलफॉयज, वीजली, सारे लोग मिलेंगे। डोमिनिक मैकलॉफ्लिन 11 वर्षीय ब्रिटिश एक्टर नए हैरी पॉटर की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 2025 की फिल्म ग्रो में ओलिवर ग्रेगरी का रोल निभाया था, जिसमें एक छोटी लड़की और उसके कद्दू उगाने की अद्भुत क्षमता की कहानी दिखाई गई थी। फैंस का कहना है कि डोमिनिक किताबों के कवर वाले हैरी जैसे दिखते हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट कास्टिंग है। JK रॉलिंग इस सीरीज की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने शो के राइटर्स के साथ मिलकर 2 एपिसोड पढ़े और वह बहुत अच्छे हैं। हालांकि उनके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर दिए गए विवादित बयानों को लेकर कुछ फैंस नाराज हैं और शो को सपोर्ट नहीं करना चाहते। HBO का इस पर स्टैंड यह है कि रॉलिंग को अपने विचार रखने का अधिकार है। फैंस बहुत उत्साहित हैं क्योंकि डोमिनिक बिल्कुल किताब वाले हैरी जैसे दिखते हैं, बहुत प्यारे हैं। उन्हें शुभकामनाएं और सभी फैंस की विनती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। जो नाखुश फैंस हैं उनका कहना है हम रॉलिंग का समर्थन नहीं करते, लेकिन बच्चों को शुभकामनाएं। जो निराश हैं फैंस, वो बोलते हैं ये जरूरी नहीं था, आप लोगों ने फैंटास्टिक बीट्स सीरीज भी पूरी नहीं की और अब एक और रिबूट ला रहे हैं। फैंटास्टिक बीट्स का क्या हुआ? यह हैरी पॉटर प्रीक्वल फिल्म सीरीज है। यह फिल्म 2016 में आई थी और इसमें एडी रेडमेन ने न्यूट स्कैमेंडर का रोल निभाया। हालांकि चौथी फिल्म को लेकर कोई नई जानकारी या रिलीज डेट अब तक सामने नहीं आई है। हैरी पॉटर की यह HBO की नई सीरीज हैरी पॉटर की दुनिया को नए दर्शकों के लिए फिर से पेश करने की कोशिश है। टीवी फॉर्मेट से हर किताब की कहानी को और विस्तार और भावनाओं के साथ दिखाया जा सकेगा। भले ही कुछ लोग इससे असहमत हो, लेकिन यह प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में बहुत चर्चित और बहुप्रतीक्षित रहेगा।